खान सर पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया है। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक ऑनलाइन मीम से ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करने पहुंच गई। तब तक हमें से डर भी दिएंगे। एक 17 साल के स्टूडेंट ने सीबीएसई के सिस्टम को हिला दिया। दिल्ली होटल फायर में 21 लोगों की जान चली गई। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़कर नया पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च कर दिया और पुतिन ने इंडिया को रिलायबल पार्टनर बोलकर वेस्ट को क्लियर मैसेज दिया है। इस वीक इंडिया में इतनी बड़ी स्टोरीज हुई है कि सिर्फ हेडलाइंस देखकर इन्हें समझाना इम्पॉसिबल है। तो मुझे सिर्फ 10 मिनट दो और मैं आपको इस हफ्ते की 10 सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ, किस पर सवाल उठ रहे हैं और आपके लिए ये मैटर क्यों करता है। स्टूडेंट्स के फेवरेट खान सर पर अब फायरिंग करवाने का सीरियस आरोप लग गया है। इस कहानी की शुरुआत हुई 2 जून की रात, जब पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर कुछ लोगों ने एलिजिडली तोड़फोड़ करी, पोस्टर्स फाड़े और सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक किया। इसके बाद खान सर ने क्लेम किया कि उनके इंस्टीट्यूट के बाहर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई और इस अटैक के पीछे राइवल कोचिंग ग्रुप का हाथ हो सकता है। लेकिन फिर केस में एक ट्विस्ट आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एलिजिडली खान सर के ही सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग करते हुए दिख रहे थे। पुलिस ने वीडियो वेरीफाई करने के बाद 2 गार्ड्स को पकड़ा, वेपन सीज किए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। पुलिस का कहना है कि गार्ड्स ने एलिजिडली स्टेटमेंट दिया कि फायरिंग खान सर और उनके एसोसिएट्स के कहने पर हुई। इसी बेसिस पर खान सर के 2 गार्ड्स और कुछ अननोन लोगों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई। दूसरी तरफ खान सर का कहना है कि गार्ड्स ने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया क्योंकि इंस्टीट्यूट पर अटैक हो रहा था। राइवल साइड का एलिगेशन है कि फायरिंग का नैरेटिव खुद क्रिएट किया गया है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि खान सर की लीगल टीम एंटीसिपेटरी बेल की तरफ जा सकती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टीट्यूट को फायर सेफ्टी नॉर्म्स कंप्लीट करने के लिए 15 दिन का टाइम भी दिया गया है। ये इशू इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोचिंग सेंटर्स लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। अगर राइवलरी, फायरिंग और सेफ्टी लैप्सेस कोचिंग सिस्टम का हिस्सा बनने लगे तो सवाल सिर्फ खान सर पर नहीं, पूरे एजुकेशन बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी पर उठते हैं। और इसी एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी अगली स्टोरी और भी बड़ी है क्योंकि इस बार एक ऑनलाइन मूवमेंट सीधा दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जिस पर बहुत से लोगों को डाउट था, एक एक्चुअल ग्राउंड लेवल प्रोटेस्ट। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी या CJP ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जिसकी मेन डिमांड थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके सुबह US से दिल्ली पहुंचे। पहले उन्होंने सपोर्टर्स को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आने को कहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन दे दी, जिसके बाद सपोर्टर्स डायरेक्टली वहां पहुंचने लगे। CJP एक सैटारिकल ऑनलाइन मूवमेंट के रूप में शुरू हुई थी जब CGI सूर्यकांत के कॉकरोचेस और पैरासाइट्स वाले रिमार्क पर कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी लंदन तक भी पहुंच गई है जब बर्कबैक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में CGI सूर्यकांत के लेक्चर के दौरान एक स्टूडेंट ने उनकी स्पीच इंटरप्ट करके उन्हीं रिमार्क्स पर सवाल उठाया। हालांकि इवेंट के होस्ट ने क्वेश्चन अलाउ नहीं किए और इंडियन हाई कमीशन ने इस कॉन्डक्ट को अनएक्सेप्टेबल बताया। वापस प्रोटेस्ट की बात करें तो इस प्रोटेस्ट का मेन इशू था एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी, पेपर लीक्स, एग्जाम प्रॉब्लम्स और स्टूडेंट्स पर बढ़ता प्रेशर। सोनम वांगचुक भी प्रोटेस्ट में पहुंचे। ऑपोजिशन के कई लीडर्स ने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से क्लैश रोकने के लिए पुलिस ने 6 लोगों को डिटेन भी किया, लेकिन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई है। ये इशू इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया का यूथ अब सिर्फ ऑनलाइन मीम्स नहीं बना रहा, बल्कि एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज पर ग्राउंड पर आवाज उठा रहा है। और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल सिर्फ प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहे। इस वीक CBSE की डिजिटल चेकिंग सिस्टम पर भी एक 17 साल के स्टूडेंट ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। इस 17 साल के स्टूडेंट ने पूरे CBSE के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत CBSE की OSM सिस्टम से हुई। OSM का मतलब है ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसपे क्लास 12 की आंसर शीट स्कैन करके टीचर्स स्क्रीन पर चेक करते हैं। सिस्टम का आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन रिजल्ट्स के बाद कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट करी कि उनके स्कैन कॉपीज ब्लर्ड हैं, पेजेस मिसिंग हैं और कुछ केसेस में किसी और स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स दिख रही थी। यहीं से झारखंड के 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत की एंट्री हुई। सार्थक ने CBSE के OSM टेंडर डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया और अपने ब्लॉग में एलिजिड इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट करी। उसका क्लेम था कि टेंडर रूल्स में ऐसे चेंजेस हुए जिससे कोएम्प्ट एडुटेक नाम की कंपनी को बेनिफिट मिल सकता था। सार्थक ने ये फाइंडिंग्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी रखी। इसके बाद मैटर पॉलिटिकल हो गया। राहुल गांधी ने सार्थक से मीटिंग करी और CBSE के टेंडर प्रोसेस पर सवाल भी उठाया। CBSE ने एलिगेशंस को मिसलीडिंग बताया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट रूल्स फॉलो करके ही दिया गया था। लेकिन प्रेशर बढ़ने के बाद गवर्नमेंट ने CBSE चेयरमैन राहुल सिंह
सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को ट्रांसफर कर दिया। साथ ही OSM प्रोक्योरमेंट की इंक्वायरी के लिए 1 मेंबर कमेटी भी बना दी गई। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि CBSE ने OSM डेटा अपने सर्वर पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन रीवैल्यूएशन स्कैनिंग में क्वेंट का रोल अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ये इशू इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मार्क्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते। CBSE रिजल्ट से स्टूडेंट्स का कॉलेज एडमिशन, करियर और फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर चेकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट टूट गया तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, पूरे एग्जाम सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर उठता है। तो ये थी टॉप 3 स्टोरीज एजुकेशन और यूथ अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी। अब बात करते हैं इंडिया की उन बड़ी खबरों की जिनका इम्पैक्ट पब्लिक सेफ्टी, पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी तक दिख सकता है। इस हफ्ते की सबसे दर्दनाक खबर दिल्ली से आई, जहां एक होटल फायर ने 21 लोगों की जान ले ली। 3 जून की सुबह मालवीय नगर के हौज रानी एरिया में फ्लरिस्ट B&B में आग लग गई। पुलिस को कॉल सुबह 8:48 पर मिली, लेकिन तब तक बिल्डिंग में धुआं इतना भर चुका था कि कई लोग अंदर ही फंस गए। इस ट्रेजेडी का सबसे पेनफुल पार्ट ये था कि अग्रवाल फैमिली के 8 मेंबर्स इस फायर में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली दिल्ली अपने क्रिटिकली इल फादर को देखने आई थी, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। होटल के ओनर लवकेश बजाज को आग लगने के कुछ ही घंटों बाद अरेस्ट भी कर लिया गया और पुलिस सोर्सेज के मुताबिक बजाज ने जलती हुई बिल्डिंग के पास से ड्राइव किया, लेकिन रुकने की बजाय डर के मारे वहां से भाग गया। इन्वेस्टिगेशन में बिल्डिंग सेफ्टी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, सील्ड विंडोज और फायर सेफ्टी वायलेशन जैसे पॉइंट्स चेक हो रहे हैं। इस हादसे के बाद दिल्ली अथॉरिटीज ने होटल्स और इलीगल बिल्डिंग्स के अगेंस्ट एक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। ये केस इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि होटल्स, PG या गेस्ट हाउसेस में सिर्फ एक सिक्योरिटी लैब भी पूरी फैमिलीज को खत्म कर सकता है। तो पब्लिक सेफ्टी के बाद अब चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ, जहां तमिलनाडु में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इस हफ्ते बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। फॉर्मर तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने 5 जून को पार्टी से रिजाइन कर दिया। अन्नामलाई फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं, जो 2020 में बीजेपी में आए थे और 2021 में तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट बन गए थे। रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने वी द लीडर्स नाम की नई पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च किया। उनका कहना है कि तमिलनाडु में कॉमन पीपल, यूथ, प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को पॉलिटिक्स में लाना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च के 24 घंटे के अंदर नियरली 14 लाख लोग इस मूवमेंट से जुड़ गए। अन्नामलाई ने कहा कि ये मूवमेंट आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है और इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट करेगा। इस एग्जिट के बाद तमिलनाडु बीजेपी में कई रेजिग्नेशंस भी देखने को मिली, जिसके बाद स्टेट बीजेपी चीफ ने वर्कर्स से पार्टी ना छोड़ने की अपील करी। ये इशू इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी अभी ग्रोथ फेज में थी और अन्नामलाई उस ग्रोथ का सबसे विजिबल फेज थे। तमिलनाडु में बीजेपी के अंदर झटका लगा, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की TMC के अंदर भी एक अलग ही पावर स्ट्रगल सामने आ रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की TMC के अंदर अब खुली बगावत दिख रही है। स्टोरी का सेंटर है एक्सपेल्ड MLA रीता ब्राता बनर्जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रीता ब्राता और उनके रेबल ग्रुप का क्लेम है कि उनके पास 58 से 61 MLAs का सपोर्ट है और असेंबली में वही रियल TMC ब्लॉक हैं। उनका कहना है कि ये रेबेलियन ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर के बॉस कल्चर और डिसीजन मेकिंग स्टाइल के खिलाफ है। इशू और सीरियस तब हुआ जब ममता बनर्जी ने यूनिटी दिखाने के लिए अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 MLAs में से सिर्फ 8 MLAs ही वहां पहुंचे। इसके बाद ममता बनर्जी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी में रीशफल किया और ओल्ड लीडर्स को वापस इंपॉर्टेंट रोल्स देने शुरू कर दिए। अब TMC रीता ब्राता के रियल TMC क्लेम को लीगली चैलेंज करने की प्लानिंग कर रही है। ये इशू इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि TMC हमेशा ममता बनर्जी के कंट्रोल वाली पार्टी रही है और अगर पार्टी के अंदर स्प्लिट होता है तो बंगाल पॉलिटिक्स का बैलेंस बदल सकता है। इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स के बाद अब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, जहां रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया को लेकर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया को रिलायबल पार्टनर बताते हुए वेस्ट को क्लियर मैसेज दिया है। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में कहा कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में अगर इंडिया को सैंक्शंस की थ्रेट दी जाती है तो वो थ्रेट बूमरैंग कर सकती है। उनका स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में आया जब उनसे पूछा गया कि अगर इंडिया रशिया से Su-57 फाइटर जेट्स या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो क्या यूएस सैंक्शंस का रिस्क बन सकता है। पुतिन ने कहा कि इंडिया हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेता है और किसी को इंडिया को डिक्टेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने इंडिया रशिया रिलेशनशिप को म्यूचुअल ट्रस्ट पर बेस्ड बताया और ब्रह्मोस जैसे जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स का भी एग्जांपल दिया। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया आज रशिया और वेस्ट दोनों के साथ रिलेशंस बैलेंस कर रहा है। ऐसे टाइम पर पुतिन का स्टेटमेंट इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और डिफेंस इंडिपेंडेंस को हाईलाइट करता है। फॉरेन पॉलिसी के बाद अब शिफ्ट करते हैं बिजनेस एंड टेक सेगमेंट की तरफ। इस वीक यहाँ 3 इंपॉर्टेंट स्टोरीज रही।
एक फ्यूल फ्यूचर से जुड़ी, एक करेंसी सिस्टम से और एक स्टॉक मार्केट ट्रस्ट से। पेट्रोल के हाई प्राइसेस के बीच इंडिया में एक नया सस्ता फ्यूल ऑप्शन लॉन्च हुआ है, लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने E85 फ्यूल का रोल आउट स्टार्ट किया है, जो अभी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज के सिलेक्टेड पेट्रोल पंप्स पर ही अवेलेबल होगा। E85 का मतलब है फ्यूल जिसमें अराउंड 80 to 85% एथेनॉल और बाकी पेट्रोल होता है। सरकार के मुताबिक ये नॉर्मल पेट्रोल से अराउंड 20 रुपए पर लीटर सस्ता होगा, लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। E85 नॉर्मल पेट्रोल कार्स या बाइक्स में यूज नहीं हो सकता, इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चाहिए। अभी इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल्स बहुत ही लिमिटेड हैं। मारुति ने वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कार दिखाई तो है और हीरो ने भी कुछ फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स लॉन्च करी हैं, लेकिन आम कंज्यूमर्स के पास ऐसी गाड़ियां अभी मास लेवल पर नहीं है। क्रिटिक्स का तो ये भी कहना है कि एथेनॉल फ्यूल में माइलेज पेट्रोल से बहुत कम हो सकती है, इसलिए 20 रुपए सस्ता फ्यूल भी टोटल रनिंग कॉस्ट में शायद उतना बड़ा बेनिफिट नहीं देगा। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि E85 इंडिया के फ्यूल फ्यूचर का सिग्नल है, लेकिन फिलहाल नॉर्मल कार ओनर्स के लिए ये इमीडिएट रिलीफ नहीं देगा। तो फ्यूल के बाद अब बात करते हैं करेंसी की, क्योंकि RBI एक ऐसे आइडिया को दोबारा एग्जामिन कर रही है जो इंडिया के नोट्स के फ्यूचर को बदल सकता है। इंडिया में अब कागज के नोट की जगह प्लास्टिक नोट्स आ सकते हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि RBI पॉलीमर यानी प्लास्टिक करेंसी नोट्स लाने के प्रपोजल को एग्जामिन कर रहा है, लेकिन अभी यह फाइनल डिसीजन नहीं है। RBI ने साफ कहा है कि प्रपोजल अभी प्रीलिमिनरी स्टेज पर है और प्रोज और कॉन्स इवैल्यूएट किए जा रहे हैं। प्लास्टिक नोट्स पर डिस्कशन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पेपर नोट्स प्रिंट करना महंगा पड़ता है और पुराने नोट्स जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइडिया नया नहीं है। 2014 में भी गवर्नमेंट ने 10 रुपए के प्लास्टिक नोट्स का फील्ड ट्रायल 5 सिटीज में प्लान किया था, कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से प्लान होल्ड हो गया था। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर प्लास्टिक नोट्स आए तो करेंसी ज़्यादा ड्यूरेबल हो सकती है, लेकिन RBI को कॉस्ट, सिक्योरिटी और पब्लिक यूसेज जैसे चैलेंजेस पहले सॉल्व करने होंगे। और अब बिजनेस सेगमेंट की लास्ट स्टोरी, एक ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसके रेवेन्यू नंबर्स पर सेबी ने सीरियस सवाल उठाए हैं। इंडिया की एक बड़ी गोल्ड कंपनी पर 15 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू मिस रिप्रेजेंटेशन का आरोप लगा है। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स, जो गोल्ड और ज्वेलरी बिजनेस में काम करती है। सेबी की प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स के मुताबिक कंपनी ने FY21 से FY25 के बीच अपने रेवेन्यूज को एलिजिडली गलत तरीके से प्रेजेंट किया। सेबी का मेन कंसर्न ये है कि कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स के प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा स्विस सब्सिडरी वेलकम्बी से लिंक दिखाया गया, लेकिन वेलकम्बी के स्टैंड अलोन अकाउंट्स में नंबर्स काफ़ी अलग दिख रहे थे। कंपनी के चेयरमैन राजेश मेहता ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं। उनका कहना है कि फाइनेंशियल्स करेक्ट हैं और इशू सेबी के साथ सिर्फ कम्युनिकेशन गैप का है। इन्वेस्टर एंगल से ये केस और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक से डिस्टेंस बनाया, लेकिन LIC के पास कंपनी में अराउंड 10.8% स्टेक था। ये केस इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि रेवेन्यू बड़ा दिखाना इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर सकता है और लिस्टेड कंपनीज में ट्रस्ट को डायरेक्टली डैमेज करता है। तो ये थी इस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी मिस कर दी हो तो कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि सीरीज को मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। और अगर आपको हर हफ्ते इंडिया के इंपॉर्टेंट इश्यूज सिंपल लैंग्वेज में बिना अननेसेसरी ड्रामा और बिना कंफ्यूजन के समझने हैं तो इस वीकली शो को फॉलो जरूर करना, चैनल को हाइप जरूर कर देना और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंडिया की 10 और इंपॉर्टेंट स्टोरीज के साथ।